तो महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सका। यह बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन सरकार आंकड़े जुटा नहीं पाई और यह बिल गिर गया। बिल गिरने के बाद संसद एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ संसद परिसर में ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसकी तस्वीरें भी सामने आई। एनडीए आज पूरे देश में भी विरोध प्रदर्शन करेगा, ये जानकारी मिल रही है। एनडीए के बड़े नेता देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और महिला आरक्षण बिल गिरने पर एनडीए का ये प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और कल भी संसद परिसर में ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। जो एनडीए के सांसद थे उन्होंने विरोध व्यक्त किया तब जब ये महिला आरक्षण बिल गिर गया। एनडीए ने विपक्ष को महिला विरोधी भी बताया। बिल को पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे। पक्ष में 298 वोट पड़े और विरोध में 230 वोट पड़े और इसके बाद कम वोटों की वजह से ये बिल गिरा। और इसके बाद एनडीए की तरफ से विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा गया और प्रोटेस्ट किया गया और महिला विरोधी विपक्ष को बताया गया। तो दिल्ली में एनडीए की महिला सांसदों ने मकर द्वार के सामने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। तो लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा भी जलाया। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कानपुर की बात करें तो यहां पर मेयर की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के पुतले भी जलाए गए। तो वहीं लखनऊ की तस्वीरें देखिए। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी के ऑफिस के सामने नारेबाजी की गई। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया, लखनऊ में एसपी कांग्रेस का झंडा जलाया गया, कानपुर में विपक्ष का पुतला फूंका गया। तो समाजवादी पार्टी के ऑफिस लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया है। ऑफिस के सामने भी महिलाएं पहुंची और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। अब देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। सरकार ने संशोधन बिल को मंजूर कराने के लिए संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया था, जिस पर सबसे पहले लोकसभा में चर्चा हुई और उसके बाद जोरदार बहस के बाद हुए विभाजन में ये जो बिल है 54 वोट से गिर गया। मत विभाजन होता है और उसके बाद जो आंकड़ा है वो बिल को लेकर पक्ष में नहीं आ पाता है और इस बिल के गिर जाने के बाद सरकार ने इससे जुड़े 2 और विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाया। क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती है? जब तक जातीय जनगणना नहीं होती सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। हम नहीं होने देंगे। संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन सरकार ये जुटा नहीं सकी। 20 घंटे से ज्यादा बहस, नारी सम्मान को लेकर सरकार की विपक्ष से गुहार, किसी से कोई भेदभाव नहीं होने का भरोसा। सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ। महिला आरक्षण को लाने वाला बिल 54 वोट से गिर गया। इस बिल पर कुल 528 वोट पड़े। वोटिंग के आंकड़ों के हिसाब से ये संविधान संशोधन बिल पारित करने के लिए सरकार को 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन इसके पक्ष में 298 वोट ही पड़े, जबकि बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। ये बिल गिरते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में ऐलान कर दिया कि बाकी के 2 बिल पर सरकार मत विभाजन नहीं कराएगी। आगे 2 शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूँ। बिल के लोकसभा में गिर जाने के बाद बीजेपी समेत एनडीए की महिला सांसदों ने संसद भवन से मकर द्वार तक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एनडीए सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। सत्ताधारी गठबंधन की महिला सांसदों ने विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया। इस दौरान संसद के बाहर निकल रहे विपक्षी सांसदों को मुस्कुराते और जीत का जय घोष करते सुना गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल गिरने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बिल गिर जाने पर जयनाद करना निंदनीय है। महिलाओं को अब 33% आरक्षण नहीं मिल पाएगा और इसे लेकर विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। इस बिल पर लोकसभा में गुरुवार को हुई चर्चा में पीएम मोदी ने विपक्ष को क्रेडिट का ब्लैंक चेक देते हुए ये बिल पारित कराने में सहयोग की अपील की थी। कल भी मत विभाजन से पहले पीएम ने सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की, लेकिन ये अपील भी बेअसर साबित हुई। महिलाएं कभी भी कांग्रेस पार्टी और
विपक्ष पार्टियों को माफ नहीं करेगी और जिंदगी भर ये काला दाग कांग्रेस के ऊपर में लग गया है। महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता और विशेष करके महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। बिल के पास होने पर सरकार विपक्ष को महिला विरोधी बता रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी, अपने राजनीतिक फायदे के लिए परिसीमन था। महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे। वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल तो पास नहीं हो पाया, लेकिन इसको लेकर राजनीति के मैदान में बवाल अभी भी जारी है। सदन में बिल के गिरने के साथ ही एनडीए की पार्टियों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पूरे देश में महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष के विरोध को एनडीए मुद्दा बनाएगा। पूरे देश में प्रदर्शन होगा और बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो देखिए, महिला आरक्षण पर सियासी रण लगातार जारी है, प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर ये बिल क्यों गिरा। तो इसका जवाब हम आपको बता दें, सरकार 2/3 बहुमत यहां पर नहीं जुटा पाई और इसी वजह से ये बिल लोकसभा में गिर गया। सवाल कि बिल गिरने से आखिर क्या हुआ? जवाब, महिला आरक्षण अब बीच अधर में लटक गया है। सवाल कि क्या इससे सरकार को खतरा है? जवाब, नहीं, सिर्फ बिल गिरा है, बहुमत तो सरकार के पास है। सवाल, सरकार अब इसको लेकर क्या करेगी आगे? जवाब, विपक्ष को महिला विरोधी बताने का सरकार के पास ये एक बड़ा मौका है। सवाल, क्या बिल दोबारा आएगा? जवाब ये है कि फिलहाल इसकी उम्मीद नहीं है कि बिल दोबारा आ पाएगा। सवाल, विपक्ष जीत इसको क्यों मान रहा है? जवाब, क्योंकि पूरा विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा था। सवाल, विपक्ष बिल के विरोध में आखिर क्यों था? तो इसका जवाब यह है कि विपक्ष के मुताबिक सरकार देश का सियासी नक्शा बदलना चाहती थी। तो ये आपने देखा कि कैसे लगातार इस विपक्ष के द्वारा इस बिल का जो है वो विरोध किया जा रहा था। इसी वजह से लोकसभा में जो बहुमत था वो इस बिल के लिए नहीं मिल पाया। जो मत विभाजन है उसके बाद ये जो बिल है वो गिर गया। विपक्ष ने मिलजुल कर महिलाओं को उनकी 33% शक्ति पाने से रोक दिया और टुकड़ों टुकड़ों में जाने की विपक्षी दलों में किसे क्या डर था वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि ये डर था कांग्रेस को कि सीमांकन प्रक्रिया से उसका नुकसान हो जाएगा। ये कांग्रेस का डर था। समाजवादी पार्टी ने क्यों विरोध किया? समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिला आरक्षण की सियासी मार्केटिंग करके बिल को गिराया और ये जानते हुए भी कि देश में धर्म पर आरक्षण नहीं है। डीएमके का क्या एजेंडा था? डीएमके का शुरू से एक नैरेटिव है कि परिसीमन से उत्तर की तुलना में दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी और वेटेज कम हो जाएगा। इसी वजह से वो इस बिल के विरोध में था। टीएमसी का विरोध था कि महिला आरक्षण को परिसीमन से आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है। टीएमसी का आरोप था कि यह बीजेपी का कोई चुनावी गिमिक है। सबके अपने अपने अलग अलग एजेंडे थे और कुल मिलाकर नतीजा ये रहा कि सबने मिलकर महिलाओं को 33% वाला जो आरक्षण का रास्ता है वो रोक दिया। तो महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में 20 घंटे से ज्यादा चर्चा चली है और इस पर सत्ता और विपक्ष के तमाम सांसदों ने अपनी अपनी राय भी रखी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए उठे, पूरे सदन में एक अजीबोगरीब वाकया पेश हुआ। राहुल ने सरकार पर जहां एक तरफ तंज कसे और आरोपों की झड़ी लगा दी, तो वहीं दूसरी तरफ मौज भी ले ली। और एनडीए इस पूरे मौके को भुनाना चाहता है और इसी वजह से आज अलग अलग जगहों पर एनडीए के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। अमेरिका और ईरान में युद्ध के बीच लगातार पाकिस्तान उछल कूद कर रहा है। ट्रंप भी लगातार पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश इस्लामाबाद में दुआ सलाम।
Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. They would very likely be in the same place as they were last time, yes. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की वार्ता की जमीन इस बार फिर वही होगी जो पहले दौर की बातचीत के लिए चुनी गई थी। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान इकलौता मध्यस्थ देश होगा। लेकिन इस बार ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद पाकिस्तान जाने के दावे कर रहे हैं। यह बात दुनिया से अब छिपी नहीं है कि युद्ध रोकने और ईरान के साथ डील करने के लिए ट्रंप किस कदर बेचैन दिखाई दे रहे हैं। I would go to Pakistan. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जाने के लिए इस कदर उत्साहित हैं कि उनसे इंतजार तक नहीं किया जा रहा। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर समझौता हुआ तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद जा सकते हैं। Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. ट्रंप काफी खुश हैं और अपनी खुशी का ये क्रेडिट ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दे रहे हैं। The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कभी नर्वस दिखाई देते हैं और कभी इतने ज्यादा एक्साइटेड कि बयान में 4 बार ये कह जाते हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे। I would go to Pakistan. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है बड़े मर्क्यूरियल हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, बोल रहे हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन जाने का फ़ायदा क्या है? सिर्फ यह है कि पाकिस्तान जिसकी आर्थिक व्यवस्था भंग हो गई है वो और करोड़ों डॉलर खर्च करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की विजिट पे और सारी दुनिया को बोलेंगे देखो जी मैं इतना महान देश हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप भी घुटने टेक के मेरे पास आया। इस तरह की बकवास करेंगे, पर मेरे को इस समय नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जाएगा। कुछ हासिल कर लेने के इसी रोमांच में ट्रंप इतने बह जाते हैं कि बड़े बड़े दावों की कतार लगा देते हैं। The stock market is good. The oil prices are coming down, and it's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. It's going to be a deal with no nuclear weapons. ट्रंप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा ये कि ईरान के पास कभी भी कोई परमाणु हथियार नहीं होगा, जबकि ईरान की तरफ से इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं। ट्रंप के इस दावे के बीच गौर करने वाली बात यह है कि 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत इसीलिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी क्योंकि यूरेनियम को लेकर ही पेच फंस गया था। अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल तक अपने यूरेनियम को अनरिच ना करे, लेकिन ईरान अपनी नागरिक जरूरतों को देखते हुए सिर्फ 5 साल तक ऐसा करने के लिए तैयार था। लेकिन ट्रंप का यह दावा है कि अब ईरान अगले 20 साल तक परमाणु हथियार नहीं रखने के लिए मान चुका है। Very powerful statement that they will not have beyond 20 years. That they will not have nuclear weapons. That's beyond. There's no 20-year limit. There's no deal. Fight or resume. रियलिटी ये है कि खाड़ी के जो देश हैं
ये चाहेंगे कि ट्रंप जितना ठोक सकता है ठोकता जाए और कभी भी ईरान को परमाणु हथियार ना हासिल करने दे। यहां तक कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है, उसने प्रपोजल दिया है कि मैं रख लेता हूं इनकी जो एनरिच्ड यूरेनियम है। अब ट्रंप मानता है नहीं मानता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज हर बार कहता है, ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। अपने लिए नहीं कह रहा, उसको डर नहीं है, अमेरिका तक तो वो भेज नहीं सकता, उसको डर है खाड़ी के देशों के लिए और इजराइल के लिए। ट्रंप अब भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ वो अच्छी बातचीत का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के 20 साल वाली शर्त को ना मानने पर दोबारा युद्ध शुरू करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं धमकियों की वजह से कहा जा रहा है कि शांति तो तय है, लेकिन फिर भी भय है। ये होता है डिप्लोमेसी में, कई बार इसको स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन कहते हैं। किसी को ये ना समझने दो कि मेरी राय क्या है उसके बारे में, बदलते रहो और हमेशा वो फिर मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहे। खुद भी कहता है कि मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो मुझसे कमजोर हों, जो गधे हों, ताकि मैं उनके सामने शहंशाह हूं। तो ये चीजें जानबूझ के ये करता है, स्ट्रेटेजिक डिसेप्ट, धोखा नहीं देता लेकिन उनको कभी उभरने नहीं देगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ता। ये इसकी बड़ी पुरानी चाल है। पूरी बातचीत में पाकिस्तान सुर्खियों में है क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तेहरान से लेकर सऊदी अरब तक मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से मुलाकात हुई। बड़ी बात यह है कि युद्ध खत्म करने में पाकिस्तान की भूमिका को ईरानी राष्ट्रपति ने प्रभावी बताया। और ऐसा नहीं है कि मुनीर सिर्फ ईरान के सत्ताधीशों से मिल रहे थे, वो ईरानी सेना के सेंट्रल हेडक्वार्टर भी पहुंचे, जहां ईरानी सेना प्रमुख अली अब्दुल्ली से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकातों का सिलसिला तेज हो चुका है, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। हालांकि अमेरिका साफ कह रहा है कि बातचीत तो पाकिस्तान में ही होगी। They would very likely be in the same place as they were last time, yes. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation, while there have been many countries around the world who want to offer their help. अब सवाल ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगर डील होती है तो उसकी मेजबानी करके पाकिस्तान को क्या मिलेगा। सवाल ये भी है कि ट्रंप पाकिस्तान की इतनी ज्यादा तारीफ करते क्यों दिखाई दे रहे हैं जितनी पहले कभी नहीं की, और क्या ईरान और अमेरिका के बीच डील से अलग भी कुछ है जो ट्रंप और मुनीर के बीच पक रहा है। इन सवालों के पीछे है पाकिस्तान में तेजी से उभरते एक बिजनेसमैन का नाम बिलाल बिन साकिब। पैंतीस साल के बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो ब्रो के नाम से मशहूर हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ट्रंप का दिल जीतने में क्रिप्टो ब्रो ने अहम भूमिका निभाई है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसी साल जनवरी महीने में पाकिस्तान में सत्ता से लेकर सेना तक के बड़े बड़े सूरमाओं ने मिलकर अमेरिका से आई एक हस्ती का स्वागत किया था। इस हस्ती का नाम जैकरी विटकॉफ है, जिन्हें अमेरिकी रियल एस्टेट का दिग्गज और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बेहद करीबी कहा जाता है। अमेरिका के वार्ताकार विटकॉफ का पाकिस्तान आना इतना ज्यादा अहम क्यों था, उसे इस बात से समझिए कि विटकॉफ वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के सीईओ हैं। ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म होता है जिसका प्रमोटर ट्रंप का पूरा परिवार ही है, और ये प्लेटफॉर्म बैंकिंग के पारंपरिक बिचौलियों को हटाकर क्रिप्टो करेंसी के जरिए उधार लेने देने की सुविधा देता है। और जानकारों की माने तो पाकिस्तान के बिजनेसमैन बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो को कूटनीति के तौर पर एक नए औजार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रंप और पाकिस्तान एक दूसरे के अब करीब आ चुके हैं। और इस बात पर मुहर भी उस वक्त लग गई जब पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता दे दी।
पिछले साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप कॉइन लॉन्च किया था और ये उनकी उसी कोशिश का एक हिस्सा था जिसके तहत वो अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान को क्रिप्टो की दाग जमाने में वो औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल ट्रंप को डर है कि कभी डॉलर का राज खत्म होगा और तब क्रिप्टो विकल्प बनकर सामने आएगा। और चीन और रूस ने इसी हफ्ते अपना कोई भी व्यापार डॉलर में करने से मना कर दिया है। मुनीर से लेकर शहबाज और पाकिस्तान तक के लिए ट्रंप के दिल में इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है, उसकी एक और वजह आपको बताते हैं। तस्वीरें सितंबर 2025 की है, जब आसिम मुनीर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका दौरे पर पहुंचे थे और मुनीर ट्रंप के सामने पाकिस्तान के बेशकीमती खनिजों को पेश कर रहे थे, जो खासकर बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान में खनिज और अयस्क पर नजरें गड़ाए हुए है और इसके लिए वहां के खनिज भंडारों में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, जिसमें तांबा, सोना, लिथियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल हैं। पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 4,500 करोड़ का रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर समझौता किया है। अमेरिका को रेयर अर्थ की जरूरत ईवी बैटरी और रक्षा के सामानों में है। अब आप कहेंगे कि बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा, तो पाकिस्तान को अमेरिका के हथियार मिलेंगे। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, पाकिस्तान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक भी मौका उन्होंने नहीं छोड़ा है। और पाकिस्तान को इस्तेमाल होना पसंद है, क्योंकि जब जब अमेरिका ऐसा करता है तब पाकिस्तान चर्चा का केंद्र बन जाता है। वो देश जो दुनिया भर में आतंकवाद के लिए पहचाना जाता है, वो पाकिस्तान इस समय मिडिल ईस्ट और एशिया के लिए ज़रूरी बन चुका है। जबकि असलियत में सच्चाई तो यही है कि साल 2019 से लेकर साल 2024 तक पाकिस्तान वैश्विक मंच से कट गया था। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। टूटी हुई अर्थव्यवस्था की वजह से कोई देश उसे भाव नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक बातचीत का इकलौता मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान सुर्खियों में आ गया। लेकिन जो दिख रहा है उसके पीछे की कहानी यह है कि ट्रंप और पाकिस्तान दोनों के एक दूसरे के साथ गहरे हित और स्वार्थ जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी खुशी इस्लामाबाद जाने का दावा कर दिया। पाकिस्तान इसे अपना मिरेकल मोमेंट मान रहा है, जबकि हकीकत तो यह है कि 40 दिन तक ईरान के साथ चले युद्ध में अमेरिका की भारी बेइज्जती भी हुई है। ट्रंप के तमाम पासे उल्टे पड़ते हुए नजर आए। नेटो सहयोगियों ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया और उनके लिए युद्ध से बाहर निकलना एक बड़ी चुनौती बन गया था। इतने बड़े सुपर पावर होने के भी बावजूद ट्रंप को मुनीर का मोहताज होना पड़ा, जबकि ये वही ट्रंप है जो भारत दौरे पर तो आए थे लेकिन पाकिस्तान की तरफ झांका तक नहीं था। जिस दौर में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, उसी दौरान हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत में हाजिरी लगाई। बराक ओबामा 2 बार भारत आए, पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में और फिर मोदी सरकार के दौर में। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के आखिरी साल में भारत आए थे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 20 साल पुरानी हैं, जब आखिरी बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा था, और वो थे जॉर्ज W. बुश। ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन लोगों के मन में शक है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप 2 दशक बाद पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखेंगे। जॉर्ज बुश के बाद बराक ओबामा से लेकर ट्रंप और बाइडेन बतौर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पहुंचे। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन यानी अलग अलग पार्टी से राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर नीति कभी नहीं बदली थी। पाकिस्तान का बॉयकॉट बरकरार रखा गया। We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering
with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. फिर 20 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई? दरअसल इसके पीछे ट्रंप की निजी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही नोबेल पीस प्राइज की रट लगा ली। जब पूरी दुनिया ने ट्रंप की बात पर ध्यान नहीं दिया, तब पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की कमजोर नब्ज पकड़ ली। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग कर डाली और भारत के साथ हुए सीज फायर का क्रेडिट भी अमेरिकी राष्ट्रपति को दे डाला। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने ट्रंप की इस मांग को जमकर हवा पानी दिया। I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. तो अमेरिका और ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन इसके लिए ईरान ने 4 शर्तें लगाई हैं। क्या है ईरान की हॉर्मुज खोलने की वो 4 शर्तें? आइए आपको हम बता देते हैं। पहली शर्त, सिर्फ कमर्शियल जहाजों को अनुमति। दूसरी शर्त, IRGC से इजाजत लेनी जरूरी होगी और उसके बाद ही जो आवाजाही है जहाजों की वो पूरी हो पाएगी। सैन्य जहाजों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सेफ रूट निर्धारित किया गया है और उसी निर्धारित बंदरगाहों से ही जहाजों को एंट्री मिल पाएगी। तो इन 4 शर्तों के साथ ईरान माना है। अब मिडिल ईस्ट में जारी तनातनी के बीच हॉर्मुज को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान तैयार हो गया है। ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को धन्यवाद भी कहा और ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज में अब पहले की ही तरह आवाजाही होगी और ईरान से 100% समझौता होने के बाद अमेरिकी नाकेबंदी भी खत्म हो जाएगी। The agreement is signed, the blockade ends. As soon as the agreement gets signed, that's when the blockade ends. And the agreement is signed, the blockade ends. As soon as the agreement gets signed, that's when the blockade ends. And the agreement is signed, the blockade ends. As soon as the agreement gets signed, that's when the blockade ends. और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रणनीति उनकी जो फेल क्यों साबित हो रही है। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो ईरान है वो लगातार अडिग नजर आ रहा है। आर्थिक बोझ भी एक बड़ी वजह है। घर में ही ट्रंप का विरोध हो रहा है। लोग ट्रंप की रेटिंग को लगातार कम करते हुए नजर आ रहे हैं और जो उनके खुद के दोस्त थे, जो उनके समर्थन में थे, जो देश लगातार अमेरिका का समर्थन कर रहे थे, वो भी दूर होते हुए दिख रहे हैं। तो इसी वजह से जो ट्रंप कार्ड है, ट्रंप की रणनीति है, वो फेल होती हुई नजर आ रही है। यूरेनियम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नया दावा कर दिया है। बड़ी खबर मिल रही है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से संवर्धित यूरेनियम लेकर रहेगा। यूरेनियम को लेकर ट्रंप का दावा, ईरान से यूरेनियम लेकर रहेंगे। ट्रंप ने कहा है अमेरिका यूरेनियम डस्ट लेगा। यह वही चीज है जो B-2 बॉम्बर्स ने तैयार किया था। But we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never. लेकिन नेटो को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है ट्रंप ने कि मुझे नेटो की मदद नहीं चाहिए। ट्रंप ने कहा कि 2 महीने पहले मदद करते तो अच्छा होता और अब उन्हें नेटो की कोई मदद नहीं चाहिए। जरूरत के समय नेटो बेकार साबित हुआ। ट्रंप ने कहा कि मुझे नेटो की नहीं, उन्हें मेरी जरूरत थी। हॉर्मुज का संकट अब लगभग खत्म हो चुका है। और वहीं देखिए, ईरान में लगातार अमेरिका इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और ईरान के अलग अलग शहरों में ईरानी सेना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया गया। ईरान के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया गया है। ईरान की सेना के समर्थन में, ईरान के सुप्रीम लीडर के समर्थन में ये प्रदर्शन हुआ। तो वहीं अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की गई। तेहरान से लेकर खुर्रमाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया और अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी हुई। आधी रात तक
ईरानी लोग ईरान के झंडे के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये 3 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो ईरान के अलग अलग शहरों में ईरानियों का प्रदर्शन जारी रहा। आधी रात तेहरान से लेकर खुर्रमाबाद तक सड़कों पर जन सैलाब देखने को मिला। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बदले की मांग की गई। साथ ही ईरानियों से एकजुट रहने की भी अपील की गई। प्रदर्शन के दौरान सेना के बैंड की धुन भी बजाई गई। प्रदर्शन के दौरान अमेरिका और इजरायल के विरोध में नारे भी लगाए गए। महिलाओं ने हाथों में बंदूक लेकर ईरानी सेना का समर्थन किया। कई शहरों में लोग ईरानी झंडे के साथ सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। और इस बीच हिजबुल्लाह को लेकर ट्रंप ने किया है बड़ा दावा। ईरान नहीं करेगा हिजबुल्लाह का समर्थन। ट्रंप ने कहा है कि हिजबुल्लाह हमास का ईरान नहीं करेगा समर्थन। ये बड़े दावे ट्रंप एक बार फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान नहीं करेगा हिजबुल्लाह का समर्थन। हिजबुल्लाह हमास का ईरान समर्थन नहीं करेगा। ट्रंप ने ये बड़े दावे किए हैं हिजबुल्लाह को लेकर। आपको बता दें, एक तरफ तो जहां लेबनान और इजरायल के बीच सीजफायर को लेकर लगातार ईरान अड़ा हुआ था, लेकिन इस बीच एक उलट ही दावा करते हुए ट्रंप दिख रहे हैं।